On to what we saw in the Lok Sabha today, a heated exchange between the opposition and treasury benches as a no-confidence motion moved by the India bloc was taken up. It was expected that Rahul Gandhi will open the discussion from opposition camp. There was Congress MP Gaurav Gogoi who kick-started the debate. He raised the issue of Manipur and questioned as to why the chief minister of the state has not been replaced despite widespread violence and killings. BJP hit back strongly, listing the government's achievements in the last 9 years. The debate will continue tomorrow, and on Thursday, the Prime Minister is expected to reply to the discussion around 4 in the evening. We now leave you with a glimpse of India versus NDA showdown in the Lok Sabha today. सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप पहले प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूँ। मैं शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है। मैं पढ़ूं? महोदय, मैं लिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्री परिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है। सर, अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। सर, हमारी मांग स्पष्ट थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बात रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे और उस पर सारे पार्टी समर्थन दे और मणिपुर को एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा सदन मणिपुर के साथ है, हम मणिपुर में शांति चाहते हैं। यह हमारी अपेक्षा थी, यह हमारी अपेक्षा थी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे, ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, MOS होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोले, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें
उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर। मैं एक कागज पढ़ना चाहता हूं जो एसएसपी है लेके उन्होंने डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस को एक पेपर प्रस्तुत किया था, उसके 2 अंश मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रेजेंटली देयर आर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स फ्रॉम कोराकोरम पास टू चूमर which are to be patrolled regularly by the ISFs. ISFs means Indian Security Forces. Out of 65 patrolling points, our presence is lost at 26 patrolling points. That is patrolling point number 5 to 17, 24 to 32, 37, 51, 52, 62, due to restrictive or no patrolling by the Indian Security Forces. Later on, China forces us to accept the fact that as such areas have not seen the presence of Indian security forces or civilians since long. The Chinese were present in these areas. This leads to a shift in the border under the control of the Indian security forces towards the Indian side, and a buffer zone is created in all such pockets, which ultimately leads to a loss of control over the areas held by India. This is a tactic of PLA to grab land by inch, which is known as salami slicing. ये मैं नहीं कर रहा, कह रहा सभापति महोदय, ये सरकार के एक उच्च अधिकारी एसएसपी ले, पीडी नित्या उनका नाम है, उन्होंने लिखित में ये कागज डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस के में प्रस्तुत किया था। सरकार की तरफ से आज तक इसका खंडन नहीं हुआ है। क्या ये बात सही है? इसके कारण 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है वो भारत के कब्जे के बाहर चली गई है। ये बड़े गंभीर सवाल हैं, जिन गंभीर सवालों का इस सरकार को जवाब देना चाहिए। सभापति महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि 18 राउंड मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई है चीन के साथ, और 18 राउंड में क्या निष्कर्ष निकला है? क्या ये बात सही है कि जितने बफर जोन बने हैं वो सारे बफर जोन भारत की सरजमीन में बने हैं? जितने बफर जोन बने हैं मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स के बावजूद वो बनस्पत वो भारत की सरजमीन में बने हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विदेश मंत्रालय के स्तर पे बातचीत चल रही है चीन के साथ, उसका क्या निष्कर्ष निकला? ये सारे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब आप सरकार को देना पड़ेगा। तो एक तरफ तो हमारे जांबाज सिपाही चीन का मुकाबला कर रहे हैं, 50-60 हजार लोग वहां पे सरहद पे तैनात है। दूसरी तरफ चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ 101.2 बिलियन यूएस डॉलर्स था। ये जो हमारे इंपोर्ट थे चाइना से वो 2021 में 97.5 बिलियन डॉलर थे, 2022 में 118.5 बिलियन डॉलर हो गए, और जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो 28 बिलियन डॉलर से घटके 17 बिलियन डॉलर रह गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीन हमारे खिलाफ आक्रमण कर रहा है उस आक्रमण करने के पैसे हम उनको दे रहे हैं ट्रेड डेफिसिट के थ्रू? मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर,
ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूं, मणिपुर का शुक्रगुजार हूं, जिसको अभी आपने डांटा सर, दानिश अली को जिसको आपने डांटा, भारत माता की जय कहने पर भी उसको लगता है कि ये बीजेपी का नारा है। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही है, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैंने दोनों बातें कही कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं अपने बात पर कायम हूं सर। आज यदि माननीय प्रधानमंत्री जी का गांव गरीब किसान के हितैषी का आप चिरहरण करेंगे, तो जिस तरह से न धृतराष्ट्र बचा, न दुर्योधन बचा, न भीष्म पितामह बचे, न अर्जुन बचा, न युधिष्ठिर बचा, आप में से कोई नहीं बचिएगा। 2024 में आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा, हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे दुनिया में सब ये मानते हैं कि आज के दिन में भारत और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, ये सब मानते हैं। और आज बड़े बड़े देश के लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आकर के भारत के साथ काम करना चाहते हैं। और ऐसा समय में मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने का ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। क्योंकि आज गौरव जी बोलते बोलते उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया, इसलिए मैं कुछ बातें वहीं से शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जब 2014 में मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसके पहले का परिस्थिति का थोड़ा समझिए। मैं इस सदन में पीछे बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके हम उस समय के यूपीए सरकार को हम हाथ जोड़ के हम उनको मांग करते थे, पुकारते थे कि कभी कभी आप नॉर्थ ईस्ट का तरफ भी ध्यान रखिए, कभी कभी आप समय निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो खुद राज्यसभा, तो लोकसभा से नहीं आए थे, असम के सीट से, असम के कोटा से राज्यसभा के सदस्य बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने। कभी भी विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया। 1-2 बार औपचारिक कार्यक्रम के लिए गए होंगे, लेकिन कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के सांसदों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा नहीं किया। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में
देश को गुमराह करना चाहते हैं। 2014 सरकार बदलने के बाद पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज 8 स्टेट में 7 स्टेट में रेलवे लाइन पहुंच चुके हैं। 9 साल में कहानी कैसे बदल गई है। और उसके बाद अब जो आगे का प्रोजेक्ट है उसके बारे में सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाओगे। रेलवे का जो पहाड़ों में जिस तरीके से एक प्लानिंग जो रखा है, अभी रेलवे का डिपार्टमेंट का जो सर्वे चल रहा है, जो डीपीआर बन रहा है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ढंग रह जाओगे कि भारतीय रेलवे भी इतना कमाल का काम कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने एक क्लैरियन कॉल दिया कि 2047 में भारत को पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक रास्ता तय किया है, उस रास्ते पे आपको साथ चलने में क्या दिक्कत है? सरकार किसी का भी हो सकता है। क्या इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनते हुए नहीं दिखना चाहते हैं आप? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने में आपको क्या दिक्कत है? इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग कभी कभी यहां में घर का मामले जो भी है उसको लेकर के किसी देश विदेश का यूनिवर्सिटी में जाकर के पूरा देश का खिलाफ बोल के आते हैं और आप उसको यहां एक इकोसिस्टम है उसको प्रमोट करते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने का? इतना अच्छा एक इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ हमारा आर्थिक स्थिति इतना बढ़िया से आगे चल रहा है। कोविड के समय लगभग दुनिया फेल हो चुके थे। भारत ने दिखा दिया कि महामारी कोविड को भी हम टैकल कर सकते हैं। पूरा देश में फ्री कोविड हम लोगों ने मेडिसिन जो कोविड का सब जितने को इंजेक्शन आप लोग ने भी लिया होगा, वैक्सीनेशन इंडिया का रिकॉर्ड है। और साथ साथ में आज नहीं मैं खत्म करूं, आज जब 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत काल का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें आप लोग भी साथ में आइए और ये अमृत काल का जो सेलिब्रेशन है उसको मिल करके हम सेलिब्रेट करते हैं।